हेलो स्टूडेंट्स। हमने जनसंख्या वृद्धि का जो टॉपिक पढ़ा उसमें हमने सिद्धांतों की बात की। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत माल्थस का। इसके बाद में दूसरा जो सिद्धांत है जनसंख्या परिवर्तन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? जनसंख्या परिवर्तन का सिद्धांत। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। कौन सा सिद्धांत है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जनसंख्या परिवर्तन का सिद्धांत, या इसको संक्रमण सिद्धांत भी बोलते हैं। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत जनसंख्या संबंधी विभिन्न कारकों की व्याख्या करने वाला एक महत्वपूर्ण जनसंख्या भूगोल का सिद्धांत है। जो ये सिद्धांत है, जनसंख्या से संबंधित जो भी है, जितने भी कारक हैं, उनकी व्याख्या करने वाला यह जनसंख्या भूगोल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जनसंख्या भूगोल एक अलग ही चैप्टर है। मानव भूगोल से एक अलग ही शाखा के रूप में जनसंख्या भूगोल को हम अलग मान सकते हैं। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ये मानो ये रीढ़ की हड्डी है जनसंख्या भूगोल की। यहाँ अगर हम बात करें इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, तो इसमें जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि संबंधी जितने भी तथ्य हैं उनकी व्याख्या समाज की विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कह रहे हैं कि जन्म दर, इसके अनुसार जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि संबंधित तीनों कारक हैं। जन्म दर है, मृत्यु दर है और जनसंख्या वृद्धि है। इस सिद्धांत को समझना, यह सिद्धांत समाज को इनकी विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ मानता है। ये व्याख्या करता है इस सिद्धांत की जन्म दर से वो समाज कैसे गुजरता है, मृत्यु दर से कैसे गुजरता है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है। इन सभी की जो व्याख्या करने वाला सिद्धांत है वो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है। समाज की विभिन्न अवस्थाएं हैं, जैसे विकसित अवस्था, विकासशील अवस्था, अविकसित अवस्था। सबसे पहले अविकसित समाज होता है, फिर उस विकासशील की ओर जाता है, फिर वो विकसित बनता है। ठीक है, तीन अवस्थाएं होती हैं। या तो वो जैसे मानो अविकसित होगा, ग्राम है, ग्राम में अशिक्षा ज़्यादा है, शिक्षा ज़्यादा नहीं है, अशिक्षित लोग हैं। ग्रामीण है, कृषिगत समाज है, यानी कृषि पे निर्भर रहते हैं। वहाँ से वो शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ औद्योगिकृत है, नगरीकृत जो समाज होता है वहाँ पे जैसे कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, तो उसकी तरफ बढ़ता है, यानी प्रोग्रेस करता है, विकसित होता है वो समाज। ठीक है, तो इसमें तीनों अवस्थाएं चलती हैं। कोई भी समाज है, कोई भी देश है, कोई भी राष्ट्र है, वो पहले अविकसित श्रेणी में होता है, उसके बाद वो विकासशील श्रेणी में आता है, उसके बाद में वो विकसित बनता है। तो हमें किसी भी देश के लिए हमें उस समाज को इन तीन अवस्थाओं से गुजरता हुआ बता सकते हैं कि वहाँ उस समाज में जन्म दर क्या रही है, उस समाज में मृत्यु दर क्या है, उस समाज की जनसंख्या की वृद्धि है वो किस रूप में हो रही है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो इसकी बातें हम इस सिद्धांत में करेंगे। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी अधिकांश जो कृषिगत जो समाज है, जो इसके अविकसित समाज है, कृषिगत है या ग्रामीण समाज है, वो ग्रामीण समाज अपनी यात्रा के दौरान विकास, औद्योगिक और नगरीकृत समाज की ओर कैसे बढ़ता है, उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, इन विभिन्न जो समयावधि है उसके दौरान इस संक्रमण सिद्धांत में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में हम बातें करेंगे। यहाँ पे क्या कहने जा रहे हैं, यहाँ पे इस सिद्धांत के अनुसार एक परिभाषा दी गई है। वो परिभाषा क्या है? इसके अनुसार एक परिभाषा दी गई है, इसको नोट कर लेना आप, कि किसी अविकसित
विकसित या कृषिगत या ग्रामीण समाज द्वारा जब विकास यात्रा के दौरान विकसित औद्योगिक या औद्योगिकृत या नगरीकृत समाज की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति पाई जाए तो इनमें विभिन्न समयावधियों में या समयावधियों के दौरान जनसंख्या संक्रमण के रूप में या संक्रमण में परिवर्तित रूप या संक्रमण के परिवर्तित रूप दिखाई देते हैं ये परिभाषा दी गई है सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इसको आप नोट करना। क्या कहना चाह रहा है इसको समझना कि किसी अविकसित समाज या ग्रामीण हो सकता है, कृषिगत होता है। आप देखते होंगे गांव में कि लोग कृषि पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं। ठीक है, वो समाज द्वारा जब विकास यात्रा के दौरान उसकी जब विकास यात्रा होती है, अविकसित विकासशील और विकासशील से विकसित देश, विकास यात्रा के दौरान विकसित या औद्योगिकृत, यानी मानो पहले अविकसित है, अविकसित, फिर वहाँ से विकासशील श्रेणी में आता है, विकासशील श्रेणी के बाद में वो किस में आएगा, विकसित की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा, विकसित की। तो यहाँ पे इसकी यात्रा के दौरान जब विकसित या औद्योगिकृत, विकसित जब बनता है जब वो औद्योगिकृत हो जाता है, उद्योग धंधे ज़्यादा हो जाते हैं, औद्योगिकृत समाज जब बन जाता है तो विकसित होने के कगार पे होता है वो। ठीक है, यानी उसके पास आर्थिक संपदा ज़्यादा होती है। तो यहाँ औद्योगिक नगरीकृत समाज की ओर अग्रसर होने की प्रवृत्ति जहाँ पाई जाए तो विभिन्न समयावधियों में, यानी समय के अनुसार ही चलती है, विभिन्न समयावधियों में या विभिन्न समयावधियों के दौरान जनसंख्या संक्रमण, इसमें मृत्यु दर भी होगी, इसके अंदर जन्म दर और इसकी जनसंख्या वृद्धि, इनमें उतार चढ़ाव आता रहेगा। यानी जनसंख्या संक्रमण के परिवर्तन रूप दिखाई देंगे। कभी जन्म दर बढ़ेगी तो कभी मृत्यु दर घटेगी, कभी मृत्यु दर बढ़ेगी तो जन्म दर घटेगी, और कभी जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी, कभी स्थिर रहेगी, कभी घटेगी। तो इन सब में उतार चढ़ाव है वो, यानी इसके परिवर्तित रूप हमें इस ट्रांजिशन मॉडल में देखने को मिलेगा। ये परिभाषा इसकी ओर संकेत करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल के बारे में सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कि ये परिवर्तित रूप होता है, इसका प्रतिपादन किया किसने, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का। तो इसका जो प्रतिपादन किया वो किया यहाँ पे जनसंख्या का 1929 में किया, थॉमसन नामक विद्वान ने। किसने किया, यहाँ पे सर्वप्रथम प्रतिपादन सर्वप्रथम अमेरिकी जनसंख्या अध्ययन करता है, जनसंख्या अध्ययनकर्ता को डेमोग्राफर बोलते हैं, जनसंख्या अध्ययनकर्ता, इसको क्या बोला जाता है, डेमोग्राफर, डेमोग्राफर।
डेमोग्राफर, ठीक है, अध्ययन करता है जो सर्वप्रथम इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, ये ट्रांजिशन मॉडल का ये जो भी है सिद्धांत इसको प्रस्तुत किया, वो किया डब्ल्यू थॉम्पसन ने। कब किया? 1929 में। इस सिद्धांत को दिया गया था 1929 में। किसके द्वारा दिया गया था? डब्ल्यू थॉम्पसन के द्वारा दिया गया था। इसमें कई डेमोग्राफर आए, यानी जनसंख्या का जो अध्ययन करता होता है उसको डेमोग्राफर बोलते हैं। कई डेमोग्राफर आए, उन्होंने इस सिद्धांत में संशोधन किया। जब इसमें संशोधन किया तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो संशोधन माना जाता है वो नोटेस्टिन का माना जाता है। किसका माना जाता है? नोटेस्टिन का। और कब दिया था, कब किया था ये संशोधन? 1945 ईस्वी में। कब किया था? 1945 में। सबसे प्रमुख संशोधन माना जाता है, महत्वपूर्ण संशोधन किसका है? नोटेस्टिन का है। 1945 में इसने इसका संशोधन किया। क्या किया? संशोधन। संशोधन तो बहुत लोगों ने किया। एक विद्वान है 1934 में, एफ लेंड्री। कौन है? एफ लेंड्री। इस विद्वान ने भी इसमें संशोधन किया जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है, उसका संशोधन भी। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है 1945 वाला नोटेस्टिन का। इस आधार पर ही, इस संशोधन के आधार पर ही इस सिद्धांत का नाम थॉम्पसन नोटेस्टिन मॉडल भी कहते हैं। नोटेस्टिन मॉडल भी कहा जाता है। कौन से सिद्धांत को? इस जनसंख्या के संक्रमण सिद्धांत का नाम थॉम्पसन नोटेस्टिन मॉडल, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिकी जनसंख्या का अध्ययन करता है डब्ल्यू थॉम्पसन। उन्होंने 1929 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फिर कई विद्वान आए, कई ज्योग्राफर्स आए या डेमोग्राफर आए जिन्होंने इसके अंदर संशोधन किया। 1934 में एफ लेंड्री है, उनने भी अपना संशोधन प्रस्तुत किया जो महत्वपूर्ण माना जाता है, एफ लेंड्री वाला भी। लेकिन 1945 का जो नोटेस्टिन मॉडल है या नोटेस्टिन ने इस सिद्धांत में संशोधन जो किया वो महत्वपूर्ण संशोधन माना जाता है, जिसके कारण इस सिद्धांत का नाम ही रख दिया गया थॉम्पसन नोटेस्टिन मॉडल। यानी दोनों का इस यहाँ पे प्रमुख योगदान है इस सिद्धांत में। किसका? थॉम्पसन का और नोटेस्टिन का। ठीक है। 1934 में एफ लेंड्री ने इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया। उसके बाद में यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत मूलतः जनसंख्या संक्रमण की 4 अवस्था को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक जो ये संशोधन हुआ कि मूलतः इसकी जितनी भी जो संशोधन की अवस्थाएं हैं या इस सिद्धांत की अवस्थाएं हैं वो 4 ही मानी जाती है। लेकिन 5वीं जो अवस्था है इसकी मूलतः तो कितनी है? मुख्य रूप से 4। ठीक है। लेकिन जो 5वीं अवस्था बताई जाती है इस सिद्धांत की वो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानी जाती है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध 2 शब्द होते हैं ना, एक तो उत्तरार्ध और एक पूर्वार्ध। एक तो क्या होता है? पूर्वार्ध होता है, पूर्वार्ध, और एक क्या होता है? उत्तरार्ध होता है। तो पूर्वार्ध का मतलब तो हो गया शताब्दी के, यानी 1 से लेके 50 तक के साल, और यहाँ 51 से 100 तक। समझ में आया? जैसे मानो 19वीं शताब्दी बता दी तो 19 मतलब 1800 से 1900 का काल। ठीक है। 1800 से 1 से लेकर के 1850 तक तो हो गया इस 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। क्या हो गया? 1801 से 1850 तक तो क्या होगा? 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो गया। ठीक है। और उत्तरार्ध की बात करें तो यहाँ पे 1851 से 1900 तक का जो काल होता है वो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हो गया। तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध क्या होगा? यानी 1950 से लेकर के 2000 तक का काल। इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना, इन दोनों वर्डों को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है। यहाँ पे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 5वीं अवस्था दी गई थी जो कि सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है 1975 की, और इस विद्वान का नाम है पीटर हैगेट। क्या है? पीटर हैगेट। इस विद्वान ने इसमें 5वीं अवस्था जोड़ी।
पहले इसमें 4 ही अवस्था थी मूल रूप से, वो 4 अवस्था थॉमसन नोटेस्टिन है वहाँ तक सीमित थी। लेकिन 20वीं शताब्दी का जब उत्तरार्ध आया वहाँ पे इसकी 5वीं अवस्था जोड़ी गई, वो जोड़ी गई थी पीटर हैगेट के द्वारा, और वो 1975 में मानी जाती है, जो कि 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल है। समझ गए बात। तो इसके अंदर इसकी 5 अवस्थाएं मानी जाती है। सबसे प्रमुख योगदान इसी पीटर हैगेट का है 5वीं अवस्था के रूप में, ठीक है। अब इसकी प्रथम अवस्था देखते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं हैं, इसके डायग्राम है एक, इस डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से इसको क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एक धरातल लेते हैं। जैसे ये मान लो इस लाइन पे आपको एक किसी देश समाज की प्रोग्रेस करनी है, इस समाज की प्रोग्रेस देखनी है। ये समाज है, ठीक है। इसको हमने 3 भागों में बांटते हैं। एक तो बांटते हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में अविकसित, क्या बांटते हैं, अविकसित समाज, ठीक है। एक बांटते हैं हम विकासशील समाज, क्या बांटते हैं, विकासशील। एक बांटते हैं हम विकसित समाज, विकसित समाज, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको समय के अकॉर्डिंग देखा है। समय जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये विकसित समाज की ओर बढ़ेगा। जैसे मानो यहाँ पे कोई एक देश है, ये वाला, ठीक है। इसकी प्रथम अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है इसकी, प्रथम, जो अविकसित समाज की है। ये अवस्था कौन सी है, इसकी अविकसित समाज की अवस्था है। इसमें कृषिगत समाज है या ग्रामीण समाज है, कैसा समाज है, कृषिगत या ग्रामीण समाज की अवस्था है। इस अवस्था में समाज में अशिक्षा है, इस समाज में क्या है, अशिक्षा है। स्वास्थ्य योजनाओं में कमी है। जैसे मान लो कोई शिक्षा नहीं है, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, शिक्षा नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, जैसे कोई चिकित्सालय नहीं है, वहाँ पे जो बीमारी हो जाती है उसके कारण लोग मर जाते हैं। न्यूनतम पोषण स्तर है यहाँ का, क्या है, यानी खाने के लिए यहाँ पे खाद्यान्न की भी क्या है, कमी है, यानी पोषण स्तर यहाँ का क्या है, कमज़ोर है। इस अवस्था के कारण यहाँ पे उच्च जन्म दर, यहाँ पे उच्च तो जन्म दर रहती है और मृत्यु दर भी उच्च रहती है, लेकिन निम्न स्तर पर जनसंख्या वृद्धि रहती है। ये 3 इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था की 3 विशेषताएं हैं। एक तो उच्चतम जन्म दर, उच्चतम मृत्यु दर। ये आपको बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल के रूप में, अपने ही समाज की बात है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, ये 3 बातें हैं निम्न, जनसंख्या वृद्धि निम्न स्तर पर, निम्न स्तर पर। अब देखो, हम देखते हैं पहले के समाज में, यहाँ पे हम देखते थे कि एक घर में एक व्यक्ति के 5-5, 7-7 बच्चे हुआ करते थे, और लास्ट तक वो ऐसे कहते हैं कि उनमें से केवल 1 या 2 ही बचते थे, क्योंकि वो बीमारियों के कारण उनका इलाज नहीं हो पाता था और वो मर जाते थे। तो जन्म दर भी क्या है, एक व्यक्ति के पीछे 6 बच्चे, तो जन्म दर ऊंच हो गई, और वो मर जाते हैं, इसका मतलब 4-5 मर जाते हैं, तो मृत्यु दर भी क्या है, ऊंच है। मर भी ज़्यादा रहे हैं, जन्म भी ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या वृद्धि तो कमी हुई है, बढ़ी कहाँ है, जनसंख्या वृद्धि बढ़ी नहीं है। तो यहाँ पे जन्म दर क्या है, ऊंच है, ये जन्म दर है, ये तो क्या है, ऊंच है। मृत्यु दर भी इसमें क्या है, ये ऊंची बनी हुई है, यहीं पे है। लेकिन जनसंख्या जो वृद्धि है वो निम्न स्तर पर है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि है वो क्या है, निम्न स्तर पर है, जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं बढ़ रही है। समझ रहे हो बात, जन्म दर ऊंच है, मृत्यु दर भी ऊंच है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि है वो निम्न स्तर पर है। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि निम्न स्तर पर है प्रथम अवस्था के अंदर। वापस रिपीट कर रहा हूँ, विकसित समाज है, कृषिगत समाज है, ग्रामीण समाज है। इसके कारण इस अवस्था में यहाँ पे अशिक्षा है, इस समाज में क्या है, इस देश में क्या है, अशिक्षा है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, न्यूनतम पोषण स्तर है, ठीक है। इस अवस्था में उच्चतम जन्म दर है,
उच्चतम ही क्या है, मृत्यु दर है, लेकिन निम्न स्तर पर क्या है, यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि की स्थिरता है। ना तो यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती है, न यहाँ पे जनसंख्या घटती है, यानी एक जगह स्थिर है। क्या है, ये जगह स्थिर है। तो यह जनसंख्या स्थिरता की जो दशा है वो यहाँ पे पाई जाती है। वर्तमान में अधिकांश जो अफ्रीकी देश हैं, वर्तमान में आज देखें तो जो वर्तमान में अफ्रीकी देश हैं वो इस समाज में ही है। अभी यहाँ पे अभी तक स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है, न्यूनतम इनका पोषण स्तर है और यहाँ पे अशिक्षा है। तो अफ्रीकी देशों को हम इस समाज की श्रेणी में ले सकते हैं। दक्षिण अमेरिका वाला जो समाज है वो भी इसी के अंदर आता है, और जो गरीब एशियाई देश हैं वो भी इसमें आते हैं। जो लाओस, वियतनाम जैसे देश हैं वो भी इसी में आते हैं। तो एशिया के गरीब देश, अफ्रीका के जो गरीब देश हैं, अफ्रीकी अधिकांश देश आते हैं, दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं। तो दक्षिण अमेरिका वाले ये देश सब क्या हैं, अविकसित समाज की श्रेणी में है। तो इसमें क्या है, उच्चतम मृत्यु दर है, उच्चतम जन्म दर है, लेकिन स्थिर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है, जो कि एक जगह स्थिर है, ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है। तो ट्रांजिशन मॉडल की प्रथम अवस्था के बारे में हमने जान लिया है। प्रथम अवस्था क्या कहती है कि अविकसित समाज है, इसके अंदर ना तो कोई यहाँ पे शिक्षा है और ना ही यहाँ पे कोई चिकित्सा की सुविधाएं हैं। यहाँ केवल न्यूनतम पोषण स्तर है और कमज़ोर यहाँ के स्वास्थ्य सेवाएं हैं, और यहाँ पे अशिक्षा जैसी जो कुरीतियाँ हैं वो पनपी हुई है। ठीक है, तो ये अविकसित समाज की श्रेणी में आते हैं। इसमें देश कौन से आते हैं, अफ्रीकी देश आते हैं। ठीक है, इसमें गरीब एशियाई देश आते हैं, गरीब एशियाई देश, और इसके अंदर दक्षिण अमेरिका के देश आते हैं। कौन से आते हैं, दक्षिण अमेरिका के देश। तो इस ट्रांजिशन मॉडल की ये प्रथम अवस्था मानी जाती है। ठीक है, इसकी दूसरी अवस्था की बात करते हैं। ये तो क्या हो गई, प्रथम अवस्था। यहाँ पे ये जो लाइन है ये तो है मृत्यु दर की, मृत्यु दर। ठीक है, और इसकी ये सीधी लाइन है ऊपर वाली, ये जन्म दर की लाइन है, बर्थ रेट। ठीक है, ये डेथ रेट है, ये बर्थ रेट है, और ये जो लाइन है ये लाइन है इसकी जनसंख्या वृद्धि की। ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे जनसंख्या बढ़ती जाएगी या घटेगी, इस मॉडल में हमें देखने को मिल जाएगी। ये तो स्थिर है, प्रथम अवस्था में तो जनसंख्या क्या है, स्थिर है। जैसे दूसरी अवस्था में पहुंचेंगे तो दूसरी अवस्था में जनसंख्या वृद्धि बढ़ने की प्रवृत्ति दिखेगी, जनसंख्या के अंदर मृत्यु दर घटने की प्रवृत्ति दिखेगी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी इस ट्रांजिशन मॉडल के इस डायग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी अवस्था की बात करते हैं। दूसरी अवस्था विकासशील श्रेणी की प्रथम अवस्था मानी जाती है। यहाँ पर ये तो अविकसित समाज है, यहाँ पे ये दूसरी है, ये यहाँ की जो दूसरी अवस्था है ये वाली। ठीक है, ये विकासशील जो देश है, ये विकासशील श्रेणी है, इसकी प्रथम अवस्था है, और ये दूसरी अवस्था है इसकी, ये प्रथम अवस्था है। तो विकासशील की प्रथम अवस्था में प्रवेश करती है ट्रांजिशन मॉडल की दूसरी अवस्था। समझ गए, विकासशील समाज की प्रथम अवस्था इसको माना जाता है। इस अवस्था में समाज में स्वास्थ्य सेवाएं व अन्य आधारभूत जो भी ढांचा है वो विकसित होने लगता है। इसमें स्वास्थ्य सेवाएं जैसे भी हैं, जैसे चिकित्सालय हैं, वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, यहाँ पे मृत्यु दर क्या होती है, निम्न स्तर पर होती है, यानी मृत्यु दर घटने लगती है। दूसरी अवस्था के अंदर यहाँ पे जो क्षेत्र है इसमें अवस्था में उच्च जन्म दर रहती है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो घटती है, लेकिन जो इनकी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है वो यहाँ पे दिखाई देने स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि जन्म दर है वो तो यहाँ ऊंची बना रहेगा, वो तो यहीं पे है। ठीक है, और इसमें जो मृत्यु दर वाली लाइन है वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब लोगों को यहाँ उपचार मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है ना, यानी मर कम रहे हैं और जन्म ज़्यादा रहे हैं, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो ये जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है, धीरे धीरे इसमें जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जन्म दर कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि लोगों को अभी विश्वास नहीं है
कि इसमें मतलब कि यहाँ पे विकसित होता तो समाज है, ये तो मान लिया है, लेकिन अभी जागरूकता क्या है, कम नहीं हुई है लोगों की कि स्वास्थ्य सेवाएं कल को बच्चे नहीं बचे तो क्या होगा, ऐसी उनके अंदर धारणाएं बनी रहती है। तो यहाँ की जन्म दर तो क्या रहती है, ऊंची रहती है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, वो डाउन आ जाती है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। ये विकासशील समाज की प्रथम अवस्था है। दो अवस्थाएं पढ़ी है हमने, पहली अवस्था अविकसित समाज की अवस्था है, दूसरी अवस्था कौन सी है, विकासशील समाज की अवस्था है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जन्म दर तो क्या है, उच्च है। यहाँ इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जन्म दर उच्च, ठीक है। मृत्यु दर घटती मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, ये दूसरी अवस्था है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें तीसरी अवस्था की, ये तीसरी अवस्था है, ठीक है। तीसरी अवस्था के अंदर हम देखेंगे तो विकासशील समाज की ये दूसरी अवस्था है। विकासशील समाज है, इसकी कौन सी अवस्था है, ये दूसरी। पहली तो कौन सी हो गई, ये वाली, और दूसरी कौन सी हो गई, ये वाली। तो विकासशील समाज की तो कौन सी अवस्था हो गई, ये दूसरी अवस्था हो गई। हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन मॉडल की तीसरी अवस्था, ठीक है। तो इस अवस्था में प्रभावी होते विकास का स्वरूप दृश्य होता है। जैसे जैसे हम देखते हैं इसमें विकास होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे बढ़ रहे हैं ना समय के अनुसार अविकसित से विकासशील की ओर, तो यहाँ पे विकास यानी प्रभावी होना स्टार्ट हो जाता है इस अवस्था में, तीसरी अवस्था में। और इस अवस्था में जो खाद्य सामग्री हैं, जो खाद्य सामग्री की मात्रा है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो प्रभावी हो जाती हैं, यानी खाद्य सामग्री भी परिपूर्ण रूप से मिलने स्टार्ट हो जाती हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भी क्या है, हमें आसानी से मिल जाती हैं, जिसके कारण इस जो अवस्था है इसमें विकास होने की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। इसको भी हम दो तरीके के स्तर में बांटते हैं, दो रूपों में बांटते हैं इस तीसरी अवस्था को। ये तो प्रथम अवस्था हो गई, ये दूसरी अवस्था हो गई और ये तीसरी अवस्था है। इसको भी हम दो स्तर में बांटते हैं, ए स्तर में और बी स्तर में। इसको ध्यान में रखना, दो स्तर है इसके, एक तो ए स्तर है और एक बी स्तर है। कौन सी अवस्था की, तीसरी अवस्था की, जो कि विकासशील अवस्था में दूसरी अवस्था है। इसमें ए स्तर है, इस अवस्था के प्रारंभिक चरण में उच्चतम जन्म दर रहती है। यहाँ के इस प्रथम चरण तक तो ये उच्चतम रहती है, ठीक है। यहाँ प्रथम ए है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं ना, यहाँ पे इसको हम कितने भागों में बांटते हैं, ये तीसरी अवस्था पूरी, तो इसमें हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक अवस्था है जिसके अंदर जन्म दर है वो तो ऊंची ही बनी रहेगी, जन्म दर क्या रहेगी, ऊंची ही बनी रहेगी, लेकिन जो तीव्र गति से मृत्यु दर घट रही है इसके अंदर, यहाँ पे जो ये मृत्यु दर है वो यहाँ पे घट रही है, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं और खाद्य सामग्री उपलब्ध हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होने की प्रवृत्ति भी दिख रही है। और यहाँ आते आते इसमें ये जन्म दर भी घटना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे मृत्यु दर भी घटना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ जनसंख्या वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचते ही तीसरी अवस्था है, विकासशील की लास्ट स्टेज है, यहाँ पर इतनी जनसंख्या विस्फोट हो जाएगी, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोजर हो जाएगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजर, ठीक है। तो यानी जनसंख्या विस्फोट सबसे ज़्यादा हो जाएगा तीसरी अवस्था में। जैसे हम अपने भारत की कह सकते हैं कि भारत इस पायदान पे है, तो जनसंख्या विस्फोट यानी बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी उस समाज में, ठीक है। तो यहाँ पे जन्म दर भी घटना स्टार्ट हो जाएगी। बी स्तर है, ये बी स्तर वाला जो क्षेत्र है ये तीसरी अवस्था है, इसके अंदर जनसंख्या विस्फोट के कारक हमें देखने को मिल सकते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ जनसंख्या स्थिर है, दूसरी अवस्था में जनसंख्या बढ़ रही है, तीसरी अवस्था में और बढ़ रही है और तीसरी अवस्था की दूसरी अवस्था में और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जनसंख्या विस्फोट को प्राप्त कर लेगी। यानी इसमें जन्म दर बढ़ रही है, यहाँ पे जन्म दर ऊंच है, दूसरी अवस्था में ऊंच है, तीसरी अवस्था की प्रथम अवस्था में ऊंच है, वहाँ से स्टार्ट हो गई डाउन होना, यानी यहाँ पे इस अवस्था में ये जन्म दर है ये डाउन हो गई, ठीक है। और जो मृत्यु दर है वो उच्चतम है प्रथम अवस्था में, दूसरी अवस्था में घट रही है, तीसरी में और घट रही है और चौथी में इतनी घट जाएगी कि इनके अंदर सर्वाधिक अंतराल हो जाएगा,
इसके अंदर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक अंतराल, जिसके कारण जन्म दर और मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा अंतराल हो गया। तो इसका मतलब जनसंख्या वहाँ पे विस्फोट हो गई, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, एक्सप्लोजर हो गई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते इन दोनों में इतना ज़्यादा अंतराल हो जाएगा कि जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। किस में हो जाएगा अंतराल, जन्म दर में और मृत्यु दर में, दोनों में अंतराल होगा ना, तो इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि भारत जैसे देश इस अवस्था से गुजर रहे हैं। अभी भारत विकसित होने की पहली सीढ़ी पे पहुंचने की कगार में है, भारत जैसे देश जो कि विकासशील श्रेणी में। इस श्रेणी के अंतिम चरण से अभिप्राय किसी भी समाज का औद्योगिकीकृत या नगरीकृत में प्रवेश माना जाता है, यानी विकसित समाज की ओर परिवर्तन माना जाता है। इस अवस्था की अंतिम दशा में पहुंच रहा है, ये मानो कि विकासशील की अंतिम दशा है। ठीक है, आगे की बात हम करेंगे चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।